24 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़ बात करता है आयरन एज पे। इनका कहना है तमिलनाडु में साउथ इंडिया में आयरन एज शुरू हुआ था 4th मिलेनियम BCE में। यहाँ से कुछ प्रीके की ओर कवर हो जाते, साथ ही GS1 का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। आयरन एज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तमिलनाडु में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 4th मिलेनियम BC में आयरन एज था, ये न्यूज़ का कहना है। हम यूज़ करना है स्मेल्टेड आयरन को। इसके लिए हमें चाहिए हायर टेम्परेचर जो स्मेल्ट करे आयरन को अबाउट 1200 to 1400 डिग्री सेल्सियस पे। इसके लिए चाहिए आपको सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो यूसेज है आयरन का। इस वजह से इसने एक बड़ा रोल प्ले किया था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। हमने इस पे बनाए एग्रीकल्चर टूल, इस वजह से हमारा ट्रेड काफ़ी बढ़ गया। इसी वजह से हुआ था इवेंचुअली टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की निर्मित। यहाँ से GS1 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्या कारण था स्टेट ऑफ फॉर्मेशन का? आर्य शर्मा में ये चैप्टर कवर है। स्टेट ऑफ फॉर्मेशन 6th सेंचुरी BC में जो बात करता है गंगा वैली की। उन्होंने कहा है गंगा वैली में ये टाइम पे क्यों स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। इसका एक आंसर आज के न्यूज़ में दिया है जो आता है आयरन की बात कहता है। तमिलनाडु में कुछ मेगालिथिक साइट है, शिवागलाई, आदिचलनूर, मयूला, डुम्पराई, किलान मंडी एंड मंगाडू। यहाँ पे एक बात की कल्चरल जोन की, उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आता है नॉर्थ ऑफ विंध्या का, सेकंड आता है रीजन साउथ ऑफ विंध्या का। ये टाइम पे 4th मिलेनियम BC में नॉर्थ ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा था कॉपर एज को, लेकिन उसी टाइम पे साउथ ऑफ इंडिया इंटर कर दिया था आयरन एज में। इनका कहना है हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी कॉपर की, उस वजह से कॉपर एज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया ये हो सकते कंटेम्प्रेरी। यहाँ पे तमिलनाडु में 2 म्यूजियम बन रहे। एक आता है किलाड़ी में, किलाड़ी लोकेटेड है वैगई रिवर पे। संगम एज में यहाँ पे अर्बनाइजेशन बड़ी तौर पे हुआ था। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है किलाड़ी। अगला म्यूजियम बन रहा है गंगाई कोंडा चोलपुरम में। एक कैपिटल सिटी है जिसको बनाया था राजेंद्र चोला ने, बिल्ड बाय राजेंद्र चोला, जो लोकेटेड है कावेरी रिवर के माउथ पे। राजेंद्र चोल जिसने बनाया था गंगाई कोंडा चोलपुरम। चोल की कैपिटल थी तंजावर। यहाँ पे आते ईस्टर्न वेंगी, यहाँ पे आते वेस्टर्न चालुक्य। ईस्टर्न चालुक्य वेस्टर्न चालुक्य दोनों की आपसी लड़ाई काफ़ी बड़ी थी। जो चोल थे ये ईस्टर्न चालुक्य के दोस्त थे, तो इनकी दुश्मनी हो गई कल्याणी के चालुक्य के साथ। अभी इनके दोनों की लड़ाई में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चालुक्य की लड़ाई में चोलों ने साथ दिया था ईस्टर्न चालुक्य का वेंगी में। तो राजेंद्र चोल ने अपनी सेना को भेजा वेंगी तक कि अब चले वेंगी को हम सपोर्ट करेंगे। वहाँ से सपोर्ट करने के बाद वो सीधा चले गए थे नॉर्थ में गंगा रिवर तक, बंगाल तक चले गए थे, पश्चिम बंगाल में। तब वहाँ पे था पाला का रूल। तो वहाँ से जीत के आ गए। तो उसी जीत की खुशी में उन्होंने एक सिटी बनाई, मतलब हमने गंगा को विजय किया है। गंगाई कोंडा चोलपुरम एक कैपिटल बनाई। और जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने एक पदवी ले ली, एक उपाधि ले ली, उसका नाम था गंगाई कोंडा चोल। मतलब मैंने गंगाई पे जाके वहाँ पे जीत हासिल की है। यहाँ पे अगला सिटी का नाम है मदुराई। हमने देखा था मदुराई कैपिटल थी पांड्या की, जो लोकेटेड है वैगई रिवर पे। यहाँ पे अगली सिटी मिलती है अनुराधापुर। ये श्रीलंका की एनिशियंट कैपिटल थी अनुराधापुर। तो इसी पे आज हमने जो न्यूज़ की है उसी पे एक प्री का क्वेश्चन करते हैं जो 2024 की प्री में आया था। यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम है, आगे स्टेट के नाम दिए, साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। फर्स्ट आता है चंद्रकेतुगढ़ जो उड़ीसा में है, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है। सेकंड आता है इनामगांव जो महाराष्ट्र में एंड चालकुलितिक साइट है। थर्ड आता है मंगाडू जिसको हमने अभी देखा था।
जो केरला में और एक मेगालिथिक साइट है। 4 आता है सलीहुंडम, जो आंध्र प्रदेश में है, एंड रॉककट क्यों श्राइन से। हमने अभी थर्ड स्टेटमेंट कवर किया था और हमें ढूंढना है यहाँ पे करेक्टली मैच। हमने देखा था मंगलू जो तमिलनाडु में है। इस हिसाब से हम हमारा स्टेटमेंट थर्ड हटा सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो हमारा बी एंड सी हट सकता है। बस ऑप्शन ए बचा एंड ऑप्शन डी बचा। बस हमें ये ढूंढना है इसमें से 1 तो बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन के हिसाब से 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और ए में एंड डी में 1 दिख रहा है। इसका मतलब चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा में जो ट्रेडिंग पोर्ट है, और ऑलरेडी चंद्रकेतुगढ़ पर एक प्री का PYQ भी आया था उसके पहले। अब इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन 2 अवेलेबल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अब इनामगांव महाराष्ट्र में है, वो चालकुल साइट है। 4 स्टेटमेंट कहता है सलीहुंदम जो आंध्र प्रदेश में, एंड रॉककट क्यों श्राइन से। इन दोनों में से हमें एक ढूंढना है सिर्फ। अब चलते आगे। लास्ट मंथ में हमने एक न्यूज़ की थी त्रिशूरपुरम की। क्या त्रिशूरपुरम के फेस्टिवल में एलिफेंट को यूज़ करना ये उस रिलीजन की एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। आज की न्यूज़ बॉम्बे हाईकोर्ट की यही बात कवर करती है। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब आपके फेस्टिवल में आपको एलिफेंट यूज़ करना है, आपको हिजाब पहनना है, या आपको किसी अपने रिलीजियस प्लेस पे लाउड स्पीकर लगाना है या नहीं लगाना है। ये आपके धर्म का, आपके रिलीजन का क्या इसेंशियल प्रैक्टिसेस है, ये बात यहाँ कवर होती है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा कोर्ट। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। हमने देखा था शिरूर मठ केस 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब चलते आगे। हमें एंड करना है ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को। यह आर्टिकल उसी बात पे फोकस करता है। टीबी, WHO की एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024। इन्होंने कहा है इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबल टीबी बर्डन को। 26% जो केसेस है वो इंडिया में है। साथ ही इंडिया हब बन गया है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का, DRTB का। मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद भी, ड्रग देने के बाद भी वो टीबी ठीक नहीं हो रही। उस वजह से टीबी डेथ इंडिया में ज़्यादा है। अगर टीबी का क्वेश्चन आता है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है GS में, मेंस में। टीबी को ठीक करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। यहाँ पे हमने डिफाइन किया था हाई रिस्क या वनरेबल ग्रुप को जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टीबी के लिए, एंड उसके एडवर्स आउटकम को। टीबी के पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स है, जैसे सिलिकोसिस। जो लेबर काम करते हैं सिलिकॉन फैक्ट्री में, सिलिकोसिस में, माइनिंग में, इनको हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, स्लम एरियाज, एंड अनकंट्रोल कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज़। इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं माइग्रेंट वर्कर, क्योंकि अगर उनको कहीं डिसीज हो जाता है तो हो सके अपने गांव चले जाए, तो उनको ट्रैक करना, उनकी ट्रीटमेंट ट्रैक करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। एडेड करता है डिसएडवांटेज ऑफ पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। ये इजी नहीं है ट्रैक करना उनका ट्रीटमेंट। ये है ट्यूबरकुलोसिस जो अफेक्ट करता है लंग को। ये है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस? टीबी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कॉज करता है बैक्टीरियम की वजह से। नाम है उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये प्री की लाइन यहाँ से बनती है, जो जनरली अफेक्ट करता है लंग को, लेकिन बाकी पार्ट को भी अफेक्ट करता है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स है? सबसे बड़ा मॉल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, HIV इन्फेक्शन, पुअर इम्यूनिटी, कुछ किडनी डिसीज, कुछ लंग डिसीज जैसे हमने अभी देखा सिलिकोसिस, सब्सटेंस एब्यूज़, ओवर क्राउडिंग, वेंटिलेशन नहीं वहाँ पे, इनक्लोज लिविंग वर्किंग कंडीशन, एंड ऑक्यूपेशनल रिस्क। टीबी ठीक हो सकता है, उसके लिए चाहिए आपको इफेक्टिव
एंड फ्री ड्रग्स हमने दिए NTEP में। हमने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की है हमारे ट्रीटमेंट में, जहाँ पे हमने 95% नोटिफाइड केसेस को टैकल करते हैं। लेकिन इसके सामने कुछ इश्यू आते हैं। हमारे पास जो ड्रग्स है उसकी शॉर्टेज हो जा रही है। अगर ड्रग्स अवेलेबल भी है तो रेसिस्टेंट बन जाता है एंटीबायोटिक्स का, एंड उसके पुअर डिसीज आउटकम बाहर निकल के आता है। अगर आपने ठीक नहीं किया तो हो सकता है कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंस बढ़ जाए इंडिया की इकोनॉमी पे। जो टीबी के टेस्ट के लिए होती है मॉलिकुलर टेस्ट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और होती सिर्फ ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो रूरल एरिया में ये अवेलेबल नहीं है। अगला कीवर्ड आता है एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी टीबी का, EPTB का। हमें पता है टीबी सिर्फ लंग को अफेक्टेड करती है मोस्टली, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी जो बॉडी के अदर पार्ट को भी अफेक्ट करती है, अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी का, लाइफ नोड्स, किडनीज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स, जॉइंट एंड स्किन को। लेकिन हमारा जो फोकस है हमारे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में फोकस रहता है हमारा प्रिलिमिनरी टीबी पे, जो सिर्फ अफेक्ट करती है लंग को। तो जो शेयर है एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी टीबी का, ये 100 में से 24 है नोटिफाइड केसेस में, लेकिन इसका जो जोग्राफिकल वेरिफिकेशन है काफ़ी बड़ा है। तो हम मिस कर जाते हैं जो डायग्नोस्टिक होता है ड्यू टू सिम्टम्स विच आर वेग एंड मिमिक अदर डिसीज। अगर हमें खांसी है, जुकाम है, हमें लगता है कि कुछ अदर प्रॉब्लम है, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हो सकता है वो टीबी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ वे फॉरवर्ड दिया है। उन्होंने कहा है आप ट्रेन कीजिए अपने जनरल प्रैक्टिशनर को, आप सेंसिटाइज कीजिए अपने फ्रंटलाइन वर्कर को। एक बड़े एग्जाम्पल केस स्टडी यहाँ पे आई है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो केरला में आता है। उन्होंने कोलेबोरेशन किया है कुटुंबश्री, एक प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क इंडिया का ऑन वर्ल्ड का, फॉर देयर टीबी एलिमिनेशन एफर्ट में। हमें लर्न करना चाहिए प्रैक्टिसेस अक्रॉस जोग्राफी से। एग्जाम्पल आए वियतनाम का, उन्होंने इफेक्टिव यूज़ किया है एक्टिव केस फाइंडिंग को टीबी के लिए। अगली पिक्चर, यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। आधार कार्ड फॉर अ ट्री नाम है एक प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, डिजिटल ट्री आधार। यहाँ पे फोकस है चिनार ट्री पे। चिनार ट्री एक कल्चरल सिंबल आता है J&K में, उसको फेस हो रहा है थ्रेड्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो जो पेड़ है, ट्री है, हम उस पर एक प्लेट लगा देंगे, साथ ही QR कोड लगा देंगे। QR कोड में इंफॉर्मेशन होगी ट्री के जोग्राफिकल लोकेशन से, उसकी हेल्थ से, साथ ही उसका जो ग्रोइंग पैटर्न चल रहा है पेड़ का उससे। अगला कीवर्ड मिलता है निशात बाग, जो बनाई थी जहांगीर ने, जो लोकेटेड है दाल लेक श्रीनगर के बैंक पे। ये न्यूज़ अच्छी है, हो सकता है यहाँ से GS1 मेंस में क्वेश्चन बन जाए कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन में। फ्रांस जिसकी कॉलोनी थी वेस्टर्न अफ्रीका में, चाड, बुर्किना फासो, माली, नाइजर में। यहाँ से कीवर्ड 2 मिलते हैं हमें जो प्री में काम आ जाए। एक आता है फ्रैंका फिरिक, मतलब जो फ्रांस के कॉलोनियल पैक्ट थे अपने फॉर्मर कॉलोनीज के साथ, जिसमें आते हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, चाड, आइवरी कोस्ट, सेनेगल। ये प्री के लिए हो सकती है। फ्रैंका फिरिक क्या है? यहाँ पे मेंटेन करता है फ्रांस अपने कॉलोनी के साथ, फार्मर कॉलोनी के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। अब ये इन्फ्लुएंस कम होते जा रहे। अगला कीवर्ड मिलता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये प्री की लाइन बन सकती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये न्यूज़ में से हमें 2 कीवर्ड मिलेंगे, 2 टॉपिक। एक आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, सेकंड आता है सेस। 1996 का हमारा एक एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। अभी इस एक्ट को पूरे हो गए 30 ईयर। तो डेफिनेटली प्रीलिम में या मेंस में सोशल सेक्टर में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये एक्ट रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इन वर्कर की, उनको प्रोवाइड देता है सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर। एक्ट में
स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट दिया है, आप बनाए स्टेट वेलफेयर बोर्ड, आप फ्रेम कीजिए एंड इम्प्लीमेंट कीजिए वेलफेयर स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। फंड में दिया है, आप कलेक्ट कीजिए सेस जो 2% से ज़्यादा ना हो और 1% से कम ना हो। जो सेस आएगा आप यूज़ कीजिए वेलफेयर फंड के लिए जो वर्कर इसमें काम करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो सेस होता क्या है? सेस कोई टैक्स नहीं होता, जितना आप टैक्स देते हो वो उतने टैक्स पे टैक्स लगता है। A cess is levied on the tax payable, not on the taxable income. आप जितना इनकम आता है उस पर टैक्स लगता है, उस टैक्स पे सेस लगता है। सेस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये वर्कर सेस। हम सेस को दोनों जगह लगा सकते हैं, दोनों टैक्स में, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी। लेकिन सेस छोड़ के बाकी टैक्स आते हैं, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेस को जिस काम के लिए आता उसी काम को यूज करना पड़ेगा। ये इकोनॉमी का प्री का पॉइंट यहां पे रिवाइज हो जाता है। ये न्यूज GS2 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, प्री में कुछ कीवर्ड बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। एक बड़ी कंपनी है मेटा, उसके कुछ सब कंपनीज है, एंटिटीज है। हमें पता है, एक है व्हाट्सअप, साथ ही दूसरी हो सकती है कोई, तीसरी है, चौथी है। तो व्हाट्सअप क्या करता है, जितने यूजर्स है इंडिया में उनका डाटा इन बाकी कंपनी को शेयर करना चाहता है। लेकिन हमारे जो CCI है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको रोक दिया। इन्होंने कहा है आप जो कर रहे हो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है, आप इसको रोक दीजिए। तो इसी बात को अब व्हाट्सएप को भी अपना बिजनेस चलाना है, तो वो चले गए थे NCLAT के पास, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। जब हमने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पढ़ा था आर्टिकल को, न्यूज़ को, तब हमने NCLAT की बात कही थी। यहाँ पे न्यूज़ आई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला के। तो क्या होता है CCI देखते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बना था 2003 में, मतलब अब से 20 ईयर पहले। इसके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी थी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का। इसका ऑब्जेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट करना है प्रैक्टिसेस जो एडवर्स इफेक्ट करे कंपटीशन को, प्रमोट करना है, साथ ही सस्टेन करना है कंपटीशन को, साथ ही हमें प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के, इंश्योर करना है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया। ये उनका मैंडेट दिया है। ऑलरेडी कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारे पास था। अगर आपको CCI की कुछ बात ठीक नहीं लगी जजमेंट, तो आप अपील कीजिए कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन अब इसको हमने कॉम्पिटिशन एक्ट के अंडर से हटा दिया 2017 में, और ये जो काम है अपीलेट का, इसको दे दिया NCLAT को, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अगर आपको दिक्कत है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी जजमेंट से, आप अपील कीजिए NCLAT में। यही बात की थी व्हाट्सएप ने, अब वो चले गए NCLAT के पास, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी पे मेंस 2023 में GS2 में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। हमें डिस्कस करना है रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का इन कंटेनिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अभी हमने व्हाट्सएप की बात कही थी, तभी ये न्यूज़ ज़्यादा चल रही होंगी, और हमें रिफर भी देना होगा रिसेंट डिसीजन को। यहाँ से ये दो न्यूज़ से ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। ये उठाया हमने इंडिया ईयर बुक से। आज के लिए इतना ही है, आप इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। हमें डिस्कस करना है रोल। इंट्रोडक्शन हमारा रहेगा CCI का, उनके डिफरेंट रोल 1 2 3 4, साथ ही रिसेंट डिसीजन एंड हमारा वे फॉरवर्ड। आपको लिखना है 150 वर्ड में। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।